स्टूडेंट्स सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स करके लास्ट वाला जो लेक्चर था लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म, तो उसके मैं प्रशासनिक सुधार कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स करके वो डिसकंटिन्यू हो गया था, यानी वो लेफ़्ट हो गया था। तो नेक्स्ट मैं सेकंड पार्ट इसका कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं करवा रहा था प्रशासनिक सुधार, और उसमें हमने 2-3 पॉइंट्स किए थे। 2-3 पॉइंट्स में उसमें हमने किया था, जो फर्स्ट पॉइंट किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार क्या किया था कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की थी ताकि प्रशासनिक सुधार हो। दूसरा जो इसका हमने जो पॉइंट किया था वो किया था जो नए प्रदेश प्राप्त किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर या बाय एनी हाउ, उनका भी एक अलग से प्रशासन की व्यवस्था, ये पॉइंट भी हमने कंसिडर कर लिया था। जब हम थर्ड पॉइंट कर रहे थे प्रांतों की वार्षिक रिपोर्ट, तो ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यू हो गया था, इसलिए मैं इसको प्रशासनिक सुधारों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया इसमें कि जो वार्षिक जो एनुअल रिपोर्ट, बेसिकली एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट करने की व्यवस्था उसने बनाई। उसने कहा कि जितने भी प्रांत हैं उनको एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वार्षिक रिपोर्ट, अपनी प्रशासनिक और आर्थिक रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल को। ये बहुत बड़ा उसका एक बुनियादी आप देखोगे सुधार माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट माना जाता है, शिमला को गर्मियों की कैपिटल बनाया, यानी सर्दियों की कैपिटल तो दिल्ली थी, लेकिन गर्मियों की कैपिटल क्या बना दिया? शिमला बना दिया, ताकि अंग्रेज़ प्रशासनिक अधिकारी, अंग्रेज़ जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे रहेंगे तो उनका माइंड भी कूल रहेगा और वो प्रशासन के जितने भी पैराडाइम हैं उनको क्लैरिटी वे में वो कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा उसने प्रशासनिक सुधार किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सुधार देखें लॉर्ड डलहौजी का, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी एक बहुत बड़ा मतलब रणनीतिकार है, बहुत बड़ा प्रशासनिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसके अंदर है। और इसमें इसने क्या किया, उच्च सरकारी नौकरियों के लिए जितनी भी हाई पोस्ट थी उसके लिए पहली बार इसने जो है परीक्षा करने की बात कही, यानी उनके लिए रिटर्न परीक्षा का इसने प्रोविज़न बनाया। और 1853 में एक एक्ट पास किया गया और 1853 का जो एक्ट था उसमें कहा गया कि जितने भी हायर पोस्ट है, आईसीएस की जो पोस्ट है, उनके लिए अब परीक्षा के माध्यम से ही वो परीक्षाएं ली जाएंगी, परीक्षा के माध्यम से ही अब उनको जो है सिलेक्शन होगा और जो है उनकी योग्यता को जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। तो ये हम लॉर्ड जो डलहौजी है उसके मेन प्रशासनिक सुधार मानेंगे। यानी सबसे पहला प्रशासनिक, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। दूसरा, नए जो प्रांत प्राप्त किए थे उनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया। तीसरा, प्रांतों की वार्षिक रिपोर्ट। और चौथा पॉइंट था शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया। और पांचवा जो पॉइंट था, इससे पहले ये नहीं था, 1853 में एक प्रोविज़न हुआ कि जो प्रशासनिक बड़े पद है, आईसीएस वगैरह के पद है, जैसे आप देखोगे आईसीएस का पद है 1853 के बाद बिल्कुल क्लैरिटी में आ गया और योग्यता के आधार पर भर्तियां होने लगी। इससे पहले क्या था कि किसी भी बड़े पद पर किसी भारतीय के लिए पहुंचना बहुत ज़्यादा कष्टदायी था। और सबसे पहला जो व्यक्ति बना था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर बना था, रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई। तो ये आप देखोगे, ये एक बहुत ही बुनियादी आप एक सिस्टम इसमें आप देख सकते हैं कि ये था। उसके बाद नेक्स्ट इसके मिलिट्री रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, सैनिक सुधार, क्योंकि जितने भी नवविजित या जितने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो राज्य थे उनको संगठित करना था, उनको नियमित करना था, और पूरा जो विस्तृत साम्राज्य था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के काल में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था ब्रिटिश साम्राज्य का। इसलिए उस साम्राज्य को रेगुलेट करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, विद्रोही तत्वों का दमन करने के लिए, सैनिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, उसको बिल्कुल मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, कौन कौन से सैनिक सुधार किए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला, तोपखाना जो था, जो तोपखाना था, मेन जो आर्मामेंट था, आर्म्स और आर्मामेंट था, वो कलकत्ता से उठाकर मेरठ में बदल दिया गया, क्योंकि मेरठ एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट था। और आप देखोगे मेरठ का जो कैंट है वो अंग्रेज़ों का कैंट है। कई कैंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरठ का कैंट हो गया, अम्बाला कैंट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे जैसे
भटिंडा कैंट हो गया, ये कैंट जो थे मेन कैंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन इनमें भी सबसे जो केंद्रीय कैंट माना गया वो मेरठ का कैंट माना गया। मेरठ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और आप देखोगे 1857 का विद्रोह भी पहली बार मेरठ से ही शुरू हुआ था, बैरकपुर की छावनी से। तो ये एक बहुत जो है केंद्रीय उसने बना दिया। दूसरा जो है शिमला को जो है मेन हेडक्वार्टर बना दिया, मिलिट्री का जो है शिमला को मेन हेडक्वार्टर बना दिया। और तीसरा आप देखोगे कि डलहौजी का मानना था कि जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं उनको सिर्फ सैनिकों तक ही, यानी सैनिकों तक ही सीमित रखा गया, और 2 रेजिमेंट बनाई गई, गोरखा रेजिमेंट और एक पंजाब में रेजिमेंट, और उनको जो है एक अनियमित दस्ते के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि गोरखाओं को वो बहुत ज़्यादा क्या मानता है, गोरखाओं को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय मानता है, क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद डलहौजी को इस चीज़ का भी ये एक बहुत बड़ा सुधार किया, इस चीज़ का भी आभास था कि जो हड़प नीति के तहत मैंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को जीतता है, तो कहीं न कहीं देसी राज्यों में कोई हमारे खिलाफ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह का कोई विरोधाभासी प्रवृत्ति पैदा ना हो जाए, इसलिए इस विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए उसने जो है अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और 3 यूरोपीय रेजिमेंट की संख्या बढ़ा दी। इस प्रकार सैनिक सुधारों के मामले में डलहौजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने लगातार सैनिक सुधार किए, और लगातार वो सैनिक सुधारों के माध्यम से ही अपनी जो सबसे बड़ी साम्राज्यवादी नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसका क्रियान्वयन कर पाया। तो ये सैनिक सुधार भी आपको मानने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम इसके आर्थिक सुधार की बात करें, इकोनॉमिक, क्योंकि अर्थ जो है, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी भी व्यवस्था का जो सिस्टम है वो आर्थिक सिस्टम है, यानी अर्थव्यवस्था जो है किसी भी सिस्टम का बेस होती है, बेसमेंट होती है, प्लेटफार्म होती है, आधारशिला होती है। वैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने कैसे आर्थिक सुधार की, इस पॉइंट में हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अगर उसने जो वो किया, भारत तथा इंग्लैंड के बीच खुला व्यापार शुरू कर दिया, ओपन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। सबसे पहले जितने भी बंदरगाह थे या जितने भी पोर्ट थे, जितने भी उस टाइम के चैनल थे दूसरे देशों में जाने के, उनके लिए इसने फ्री ट्रेड कर दिया, ओपन ट्रेड, लेसेज फेयर की नीति को उसने जो है एस्टेब्लिश किया, खुले व्यापार की नीति को उसने एस्टेब्लिश किया। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और उसने नए बंदरगाह खोल दिए, जैसे कलकत्ता, रंगून, कराची और बम्बई की बंदरगाहें स्थापित करी। इसके कारण क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात में, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई, और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होने का मतलब ये है कि वो अर्थव्यवस्था जो है अब बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि मजबूत होने लग गई। तो ये इसका एक बहुत बड़ा योगदान है लॉर्ड डलहौजी का। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको आपको ध्यान से समझने की भी कोशिश करनी है कि क्यों लॉर्ड डलहौजी ने ओपन डोर पॉलिसी डेवलप की, खुले व्यापार की नीति डेवलप की। तो ये जानना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है खुले व्यापार की नीति का। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि कच्ची कपास के जो है आयात में वृद्धि हुई, अनाज के आयात में वृद्धि हुई, और इस प्रकार जो है हमें पता लगता है कि जो ब्रिटिश सरकार की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी वो बहुत ज़्यादा पल्लवित हुई, बहुत ज़्यादा विकसित हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ये इसका सबसे बड़ा जो है लॉर्ड डलहौजी का जो वो था कि इसने खुले व्यापार की नीति को लागू किया। दूसरा जो इसने क्या किया, सबसे बड़ा इसका जो अगर हम देखें तो दूसरा सबसे बड़ा इसने क्या किया, लोहे और जो कोयले की खानें हैं, लोहा, आयरन और कोल की खानें जो थी, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही मिनरल्स के मामले में, नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर रहा, बहुत ज़्यादा परिपक्व रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा लॉर्ड डलहौजी ने भी उठाया। लोहे और कोयले की जो खान थी, लोहे और कोयले की खानों को लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ज़्यादा विकसित किया, बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके लिए उसने जो है स्पेशल एक कमीशन की नियुक्ति की, और कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोहा और कोयला विकसित करने पर ध्यान दिया गया,
इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इससे हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हुई। इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आप देखोगे कि उसकी इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ। तो ये इसने सबसे बड़ा जो है आर्थिक सुधार किया। पहला आर्थिक सुधार तो उसने ओपन ट्रेड पॉलिसी जैसे आप एक बुक का नाम सर्च करना गूगल में, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी। उस बुक का जो बेसिकली जो एडम स्मिथ वाज ए ग्रेट इकोनॉमिक हिस्टोरियन, उसने एक बुक लिखी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो वो बुक आप पढ़ोगे तो उसमें ये दिया गया कि ट्रेड जितना ज़्यादा ओपन रहेगा उतना ही इकोनॉमी को फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, एक्सपोर्ट। तो एडम स्मिथ का जो एग्जैक्ट बुक का टाइटल है वो है द वेल्थ ऑफ नेशंस, द राष्ट्रों का धन, राष्ट्रां दी दौलत। तो इसमें जो है एडम स्मिथ क्या कहता है कि जो हमेशा ओपन ट्रेड रहना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को माना, ओपन ट्रेड पॉलिसी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आर्थिक सुधारों में हम देखेंगे तो उसने लोहे और कोयले की खानों के विकास पर ध्यान दिया, जिससे क्या छोटे छोटे उद्योग धंधे लगने लगे। क्योंकि कोई भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लोहा होता है, आयरन जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का काम करता, प्राइमरी उसमें आता, तो आयरन पे ध्यान दिया और कोयले पे। तीसरा अगर उसने कोई आर्थिक सुधार किया, लॉर्ड डलहौजी बहुत बड़ा साम्राज्यवादी, बहुत बड़ा रणनीतिकार है, बहुत बड़ा विचारक है, वो विचारों की खेती करता है वो, तो विचारों के आधार पे आर्थिकता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसका मानना था कि आर्थिक आधार पे ही कोई इकोनॉमी लंबे समय तक टिकी रह सकती है। तो इसमें क्या कहा उसने, तीसरा जो पॉइंट है, पटसन, चाय और कपास के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि भारत को आप देखोगे, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। आज भी आप इंडिया में देखोगे 70% लोग जो है उन्हों का बेस क्या है, खेतीबाड़ी हैगी। जदों तक वो खेतीबाड़ी का उदा सिस्टम मजबूत नहीं होता, पूरे देश की इकोनॉमी चरमराने लगती। जो पूरे का पूरा जीडीपी है वो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे ही बेस है। और आप देखोगे कि पूरे का पूरा, जैसे गंगा जमुना का दो आप देखो, सतलुज वाला एरिया देखो, ये सारे का सारा, या गोदावरी वाला, कावेरी वाला, या आप कृष्णा नदी वाला, ये सारे का सारा बेस जो आप देखोगे, जो बड़े बड़े स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सारे का सारा प्राचीन काल से ही पूरे का पूरा एग्रीकल्चर का बेस रहा है। तो थर्ड जो पॉइंट इसका था कि पटसन यानी जूट, टी और जो कॉटन की खेती पे इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या थी, कैश क्रॉप्स थी ये। और इन कैश क्रॉप्स पे इसीलिए ध्यान दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो नीति थी ड्रेन ऑफ वेल्थ वो विकसित हो सके और अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसने जो है वनों का प्रबंध किया, यानी जंगलों का प्रबंध, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों के प्रबंध के लिए डलहौजी ने विशेष प्रयास किए। अवध, रंगून और अन्य बड़े बड़े क्षेत्र जितने भी थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया था। उस फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया कि वहाँ पे स्पेशल जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स की नियुक्ति की। तो ये उसका जो है सबसे बड़े जो है उसके आर्थिक सुधार थे। आगे अगर हम उसके पब्लिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सुधार देखें, यानी सार्वजनिक विकास से संबंधित क्या कार्य किए, सबसे पहले अलग सार्वजनिक कार्य विभाग की, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया, PWD पहला विभाग। ये सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया। PWD डिपार्टमेंट बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। इसमें क्या है कि जितना भी सार्वजनिक स्थान थे वहाँ पे जो है किसी भी तरह की कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था करनी होती थी, उसके लिए जो है इसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, ये लॉर्ड डलहौजी का अगर आप देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा उसका बुनियादी काम था कि PWD डिपार्टमेंट्स उसने एस्टेब्लिश किया। इसके बाद इसने जो लॉर्ड डलहौजी ने दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार देखें तो सैनिक डिपार्टमेंट की स्थापना की, यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन
क्योंकि वैसे तो लॉर्ड डलहौजी को हम लैप्स की पॉलिसी के संदर्भ में जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एक साम्राज्यवादी इतिहासकार भी था और साम्राज्यवादी नीति थी उसकी। क्योंकि जो लैप्स की नीति के अंतर्गत उसने, आप देखोगे, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी है, इन सब एरियो को कवर किया। क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर लगभग 560 प्लस रियासतें थी। उनमें से बहुत सी रियासतें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कुछ रियासतें छोटी छोटी रियासतें थी। तो उनके संदर्भ में इसने एक पूरे की पूरी डॉक्ट्रिन बनाई, पूरे की पूरी नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, हड़प नीति का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी वाज ए वेरी ग्रेट इम्पीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें उसने जो है चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया, जो सैनिक विभाग बनाया था और जो डिपार्टमेंट बनाया था उसने PWD। तो ये इसका सबसे फर्स्ट सुधार आप मानोगे सार्वजनिक कार्यों के संदर्भ में ये है। दूसरा सुधार आप मानोगे तो रोड, कनाल्स और ब्रिजेज बनाने में लॉर्ड डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी ब्रिजेज मॉडर्न इंडिया में उसके कार्यकाल के दौरान बने, यानी उसका जो कार्यकाल था वो क्या था, 1848 तो लेके 56 तक। इतना काम तो अकबर के काल में नहीं हुआ, इतना काम तो बाबर भी नहीं कर सका, और इतना काम तो जहांगीर भी नहीं कर पाया, शाहजहाँ और औरंगजेब नहीं कर पाया, जितना काम लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है जितने अपने शासनकाल में उसने सड़कें बनाई, बहुत बड़े बड़े रोड। और अगर आप GT रोड की जो बुनियाद देखेंगे, GT रोड की बुनियाद वैसे तो बेसिकली GT रोड शेरशाह सूरी ने चलाया, उसके ऊपर विलियम बेंटिक ने भी काम किया, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे उसकी जो बुनियाद आप देखेंगे वो लॉर्ड डलहौजी का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कि जिसने उस पर काम किया। और इसने जो है कलकत्ता से लेके पेशावर तक का सड़क का जो है पुनर्निर्माण किया। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने जो है गंग नहर की भी स्थापना करी, जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी ये फैलाव की दृष्टि से मानी जाती है। उस नदी में जो है इसने गंग नहर निकाली, और इसके अलावा पंजाब के अंदर एक दोआब नहर निकाली और नए नए पुलों का निर्माण किया। इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी का अगर आप देखोगे कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो बहुत स्ट्रोंग है। उसने इस चीज़ की पूरी ओथ ली थी कि वो भारत में बुनियादी रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मैं ब्रिटिश साम्राज्य का जो झंडा है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो एजेंडा है, उसको बुनियादी रूप से मैं एस्टेब्लिश करने का काम करूंगा। और उसने वो काम किया भी, क्योंकि सबसे पहले जो किसी ने साम्राज्यवादी चीज़ को पहचाना तो वो लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये इसके प्रशासनिक सुधार थे। उसके बाद एक चीज़ जो लास्ट में आती है, हालांकि उसको हमने फर्स्ट में भी लेना चाहिए था, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म के मामले में लॉर्ड डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्राचीन और मध्यकाल में भारत के अंदर कई असामाजिक बुराइयाँ थी, तो उनको बहुत बुनियादी तौर पर अगर बैन करने का काम किसी ने किया तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। जैसे सती प्रथा और कन्या हत्या जो होती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होती थी, वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही जो है उनका अंत हुआ। और उन सामाजिक बुराइयों का उसने विरोध किया, और राजपूतों, आदिवासियों या कुछ जंगली जातियां थी, उनको भी लॉर्ड डलहौजी ने चेताया कि किसी भी तरह की कोई असामाजिक बुराई पैदा होती है तो उसके संदर्भ में उसको पूर्ण रूप से जो है ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो किसने किया, वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। उसके बाद अगर हम देखें इसका, विधवा जो महिलाएं होती थी, जो विडो होती थी, पहले उसको जो है रीमैरिज का राइट नहीं था आधुनिक काल में। तो फर्स्ट टाइम लॉर्ड डलहौजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट सोशल रिफॉर्म इन द सोशल सेक्टर। उसने 1858 में एक एक्ट पास किया, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट के माध्यम से अब विधवा की जो है दोबारा से शादी कर सकती थी, वो उसका दोबारा से रीसोशलाइजेशन हो सकता था, और दोबारा से उसको वैसे ही नॉर्मल लाइफ जीने की जो है पूरी की पूरी आज़ादी मिल गई। इसके लिए हम लॉर्ड डलहौजी को बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूटर मानेंगे।
तो ये था लॉर्ड डलहौजी, जिसने जो है सामाजिक बुराइयों का अंत करने की भी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न है, बहुत विजनरी है। तो इस तरह आप देखोगे कि लॉर्ड डलहौजी का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। आगे नेक्स्ट अगर उसका सुधार अगर हम देखें, नेक्स्ट सुधार, हालांकि सुधारक के रूप में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले सुधारों की शुरुआत वैसे विलियम बेंटिक ने की है, लेकिन उसको परखर तरीके से अगर किसी ने की तो वो लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में की। इसका टाइम था 1848 तो लेके 56 तक। तो इसमें आप मनुष्य बलि का जो है, इसने मानव बलि बहुत होती थी पहले आदिवासियों में, जंगली जातियों में, उसको अंत करने का काम भी अगर किसी ने किया तो उसको अंत करने का काम भी किसी ने किया, तो वो जो है किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये लॉर्ड डलहौजी के आप देखोगे सामाजिक सुधार थे। आगे लास्ट अगर इसका सुधार माने तो वो है शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधारों में क्या है, कौन कौन से इसके एजुकेशनल रिफॉर्म है, कौन कौन से उसके शैक्षणिक सुधार है, उनके बारे में भी बुनियादी रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। शिक्षा के सुधार में सबसे पहले उसने जो सुधार किया, पहली चीज़ उसने ये मानी कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, यानी मेरी मॉरल ड्यूटी है। उसके लिए उसने जो है आप देखोगे सबसे पहले वुड डिस्पैच जो है किसके काल में आता है, 1854 में वुड डिस्पैच की स्थापना चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, वुड डिस्पैच वो इसी के उसमें आता, वो वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटियों के लिए व्यवस्था की गई, प्राइमरी एजुकेशन के लिए व्यवस्था की गई, मिडिल क्लास के लिए व्यवस्था की गई, और प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, और उनको डिग्री और कॉलेजों को इन विश्वविद्यालयों के साथ जो है संबंध किया गया। और ग्रांट इन एड जो है, ग्रांट इन एड को भी प्रोत्साहित किया गया, यानी जो प्राइवेट स्कूल होते थे उनको भी जो है ग्रांट देने की व्यवस्था सबसे पहले किसी ने की, तो वो किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले अगर किसी को ग्रांट देने की व्यवस्था की तो लॉर्ड डलहौजी ने की। प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया, प्राइमरी शिक्षा का वो जो है बुनियादी तौर पर इसने जो है ध्यान दिया। और भारतीय जितनी भी वर्नाकुलर थी, जितनी भी लिंग्वा यानी जो जितनी भी भाषाएं थी, उनको भी जो है प्राइमरी एजुकेशन के रूप में उनको भी प्रोत्साहित किया गया। और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे DGE यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंग्लिश की जो है स्थापना की गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और स्कूल में इंस्पेक्टरों की, ताकि स्कूल की क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो बरकरार रहे। इसके अलावा डलहौजी ने आप देखोगे रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। और इन्हीं के प्रयासों से बाद में 1857 में आप देखते हो बम्बई, कलकत्ता और जो है मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, रुड़की में कॉलेज खोला गया, और कलकत्ता के अंदर आप पहली बार देखोगे जो है लड़कियों के लिए महिला कॉलेज खोला गया और उच्च शिक्षा। इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी बहुत ही महान समाज सुधारक भी था, कई तरह के आर्थिक सुधारक भी किए उसने, और वो एक विजनरी गवर्नर जनरल था जिसका टाइम 1848 से लेकर 1856 तक माना जाता है। और उसने इतने ज़्यादा सुधार कर दिए कि 1857 में भारतीय लोगों ने फिर विद्रोह किया, यानी भारत के लोग बहुत ज़्यादा मेंटली, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है जागरूक हो गए, उनका लगातार शोषण हो रहा था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी जो प्रशासनिक सुधार किए वो भारतीयों के फ़ायदे के लिए नहीं किए, वो ब्रिटिश सरकार के प्रपंच को मजबूत करने के लिए, साम्राज्यवादी चीज़ों को मजबूत करने के लिए किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी, वो बहुत महान जो है साम्राज्यवादी नीति, उसने लैब्स की नीति चलाई, उसने जो है प्रशासनिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, मिलिट्री विभाग बनाया, PWD डिपार्टमेंट बनाया, एजुकेशन में रिफॉर्म किए। 1854 में जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच बना, सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन कर दिया और विधवा को दोबारा से शादी का अधिकार मिला, कन्या वध पर, बलि वध, नर बलि के वध पर जो है इसने बैन किया। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना है, लिसन करना है, कोई भी क्वेरीज है वो क्वेरीज कर सकता है। दूसरी चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वैसे तो ये BA 3rd सेमेस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा और सिविल सर्विसेज वाले, UGC वाले, या कोई SSC या बैंकिंग या रेलवे
से रिलेटेड तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी मेरे इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और इसको थोड़ा सा कभी कभी ये बोरिंग हो जाता है लेक्चर, लेकिन आप ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि अगर आपने इनकम्प्लीट सुना तो कॉन्सेप्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। उसको क्लियर करने के लिए आपको ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये मैं कंटिन्यू वे में कर रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ और फर्स्ट यूनिट लगभग लास्ट स्टेज पर है। ये जो लेक्चर है ये लॉर्ड डलहौजी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक सुधार का फर्स्ट पार्ट भी मैं डाल चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और जो घंटे वाला बटन होता है उसको भी आपको दबाना। जो घंटे वाला बटन होता है उसको आप दबाओगे तो जितने भी मैं लेक्चर्स डालूंगा उनकी सभी की नोटिफिकेशंस आपको आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। थैंक्स ऑल।